तो जो पहली चीज आपने जितने भी टॉपर से सुनी होगी कि आपको सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाने हैं। ये बहुत जरूरी है आपको सिलेबस के पॉइंट्स याद करना, बिकॉज यहां से आपको रेडीमेड किसी भी क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन, आप कमेंट्स में कोई क्वेश्चन डाल देना, आई विल गिव यू डायमेंशंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेबस। देखो जो एग्रीकल्चर है ना वो बहुत प्रेडिक्टेबल है, ट्रस्ट मी। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर में मैं 90% क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकता हूं। इसमें सिलेबस जब तक आप क्रैम नहीं करोगे, आपके आंसर राइटिंग के पॉइंट्स में डायमेंशन नहीं आएंगे। हाय बच्चा लोग, आई होप यू मस्ट हैव सीन द प्रीवियस 2 वीडियोस जिसमें मैंने कवर कराया था कि GS1 कैसे पढ़ना है, कितने कंपोनेंट्स है इसके, GS2 का सिलेबस क्या है। देखिए समझिए कि जब आप किसी वॉर पे जाते हो, सबसे पहले आपको कुछ अपनी तैयारी करनी पड़ती है। कौन कौन से आप वेपन्स लेके जाने वाले हो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है। सेम गोज विद ऑल द एग्जाम्स। आपने स्कूलिंग की होगी, NCERT होगा, सिलेबस होगा, 10th क्लास में होगा, 12th में होगा, ग्रेजुएशन में होगा। वैसे ही यूपीएससी ने जो मेंस का सिलेबस है वो काफी डिटेल में दे रखा है, सो दैट जो जितने भी क्वेश्चंस पूछने वाला है तो वो सब उस सिलेबस में कवर हो जाए। तो जो पहली चीज आपने जितने भी टॉपर से सुनी होगी कि आपको सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाने हैं, उससे पहला भी क्या होता है कि आपको सिलेबस याद करना है। अगर हमें सिलेबस याद है तो हम सेम डायमेंशंस को यूज कर सकते हैं एसए में, और GS 1, 2, 3, 4 में जब आपको पॉइंट्स जनरेट करना होगा। आपके पास अचानक से एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि इंडियन रेलवेज के चैलेंजेस क्या क्या है। आप पॉइंट कैसे जनरेट कर सकते हो इंडियन रेलवेज के चैलेंजेस के, अगर आपको सिलेबस याद होगा तो। सो इंडियन रेलवे के कुछ हिस्टोरिकल याद कर लेंगे कि ब्रिटिश टाइम पे बना था 55,000 किलोमीटर, तब से लेके अब तक 12-13 हजार ही और एक्स्ट्रा बना है। तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट आ गया। चैलेंजेस कि हमने लेंथ नहीं बढ़ाई है, सेम ट्रैक है, नई नई ट्रेन बैठा देते हैं तो एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं, ओवरलोडिंग के चांसेस हैं, स्लो हो जाता है प्रोसेस। कुछ ज्योग्राफिकल होगा कि इंडियन रेलवे फार फ्लंग एरियाज में नहीं है, सिर्फ मेन एरियाज को कनेक्ट करता है। इंडियन रेलवे का सोशल इश्यूज होगा कि भाई कुछ 2 या 3 डब्बे ही हैं जो वीकर सेक्शंस के लिए हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए हैं, बाकी सबका फेयर बहुत ज्यादा है, टिकट कंफर्म नहीं होती है। फिर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई रेलवे बोर्ड नहीं बना तो इंडिपेंडेंट फेयर नहीं डिसाइड कर पाते हो आप। सोशल जस्टिस के डायमेंशंस होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट हो सकते हैं कि अगर इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना है तो बांग्लादेश क्रॉस करके जाना होगा, बट वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेलवे का पेनिट्रेशन नहीं है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में पेनिट्रेशन नहीं है। फिर इकोनॉमिक इश्यू होगा कि भाई ऑपरेटिंग रेशियो बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आप मुझे कोई भी क्वेश्चन, आप कमेंट्स में कोई क्वेश्चन डाल देना, आई विल गिव यू डायमेंशंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेबस। ये बहुत जरूरी है आपको सिलेबस के पॉइंट्स याद करना, बिकॉज यहां से आपको रेडीमेड किसी भी क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, याद करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको ऑलरेडी प्रीवियस 2 सेशंस में डिस्कस कर चुका हूं। आज GS पेपर 3 पढ़ लेते हैं। 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है GS पेपर 3। सबसे पहले इकोनॉमिक्स आता है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी आता है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी आता है। फर्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के लिए। इकोनॉमिक्स में 10 पॉइंट्स में उसने डिवाइड किया हुआ है इसको, तो मैं सबसे पहले आपको डिटेल्ड वाले में लेके जाता हूं। ये 10 पॉइंट हैं जो इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया है। मैं आपको यहां ये भी बता रहा हूं कि इन सारे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस फिक्स्ड है। सो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, ये 8 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज दैट कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स का पार्ट। सिलेबस में उन्होंने 10 पॉइंट बता रखे हैं। 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट स्टैटिक इकोनॉमिक्स के पोर्शन है, जिसमें फर्स्ट में है इंडियन इकोनॉमी एंड द इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग। तो भाई हमें प्लानिंग कमीशन चाहिए, हमें नीति आयोग चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। फिर इकोनॉमिक को चलाने के लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे, मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई टैक्स रेट बढ़ा दूं कि कम करूं, भाई पर्टिकुलर किसी को एग्जाम्पशन देना है कि नहीं देना है, GST लिस्ट में मोर आइटम ऐड करूं कि नहीं करूं, उसी को कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर है ग्रोथ पे फोकस करना है, डेवलपमेंट पे फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये इंडियन इकोनॉमी के जनरल इश्यूज हो गए फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में है इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत अच्छी से पढ़ना इंक्लूसिव ग्रोथ। पिछले 5 साल में हर बार एक क्वेश्चन आया है इंक्लूसिव ग्रोथ का। और थर्ड आता है गवर्नमेंट बजटिंग। सो ये 3 पार्ट हो गए पहले हमारे। सबसे पहले
इंडियन इकोनॉमी और उसके इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। सेकंड इंक्लूसिव ग्रोथ, और थर्ड बजटिंग। अब बजटिंग में आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन आया होगा कि कैपिटल और रेवेन्यू बजटिंग क्या होता है, वी और के शेप्ड ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। फिर ये जो 3 और 4 नेक्स्ट 4 सेक्शंस है ना, विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्सिडीज, वहां सबसे रिलेटेड है। सबसे पहले क्या है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए, इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए, लैंड रिफॉर्म्स के पॉजिटिव्स क्या हुए और उसके चैलेंजेस क्या आए, क्यों लैंड रिफॉर्म्स बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। आपको पता होगा इंडिया में जो लैंड है ना, वो इकोनॉमिक एसेट नहीं है, वो सोशल एसेट है। टेस्ट करना हो तो आज अपने फादर को फोन करना या पूछना उनसे, वो जो आपके गांव वाली लैंड है ना, उसको सेल कर देते हैं। तो आप ये भी बताओगे ना कि वो 50 लाख रुपीस पर हेक्टेयर जा रहा है, तब भी वो सेल नहीं करेंगे। बिकॉज क्या कहेंगे कि दैट लैंड बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। तो उसका एक सोशल सिग्निफिकेंस है कि गांव में क्या होता है कि आपके पास जितनी लैंड है उतना आपको सोशल प्रेस्टीज मिलता है। सो लैंड इन इंडिया इज नॉट एन इकोनॉमिक इशू, इट इज एन सोशियो इकोनॉमिक इशू। इसीलिए सेलिंग नहीं हो पा रही है, इसीलिए एज एन एसेट काउंट नहीं होता, इमोटिव इशू है। यही रीजन है कि यूपीएससी ने अलग से इसको सिलेबस का पार्ट बनाया है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। बिकॉज अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है उसके लिए तो लैंड चाहिए, और लैंड के अपने चैलेंजेस हैं सेलिंग के। सो ये 4th पॉइंट हो गया। फिर हो गए मेजर क्रॉप्स। भी इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, किस किस रीजन में होती है, कौन कौन से एरियाज में होती है। सो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या है, माइक्रो इरिगेशन क्या है, इरिगेशन सिस्टम क्या है, स्टोरेज कैसे करोगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एपीएमसी से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स और ई टेक्नोलॉजी। तो ये आ गया आपका मेजर क्रॉप्स में। फिर क्रॉप्स तो प्रोड्यूस कर दिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग देता है, डायरेक्ट सब्सिडीज अलग होती हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडीज अलग होती हैं। जैसे कोई फार्मलैंड एरिया है, वो उसके पड़ोस में गवर्नमेंट ने एक रोड बना दिया और वो रोड बनाने के लिए सब्सिडी दिया, तो वो इनडायरेक्ट सब्सिडी का पार्ट होगा। डायरेक्ट क्या हुआ कि आप सीड्स परचेज कर रहे हो एज ए फार्मर, तो गवर्नमेंट ने बोला सब्सिडाइज ले लो। आप फर्टिलाइजर परचेज कर रहे हो, आप सब्सिडाइज ले लो। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज होती है। जैसे एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस के ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशंस क्या है, पीडीएस के अच्छे अच्छे मॉडल है क्या है। गुजरात मॉडल पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ मॉडल पढ़ा होगा, तमिलनाडु मॉडल पढ़ा होगा कि पीडीएस किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि मैक्सिमम इफेक्टिव लोगों तक पहुंच सके। फिर इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स, फूड सिक्योरिटी, आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा होगा, आपने एफसीआई पढ़ा होगा, जो प्रोक्योर करता है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, घोस्ट बेनिफिशियरीज क्या हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव एरर्स क्या हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पढ़नी है। अब बना तो लिया, बना के बेचना भी तो है उसको, तो उसके लिए चाहिए फूड प्रोसेसिंग, जिसको एक कीवर्ड करके मैं पढ़ाता हूं, दैट इज फार्म टू फार्म। मतलब फार्म सेक्टर से उठा के अब मुझे इंडस्ट्रीज में लेके जाना है उसको, उसके लिए चाहिए अपने को फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 5 साल से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है फूड प्रोसेसिंग पे, कभी पूछ लेगा स्मॉल यूनिट्स हैं, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, स्ट्रेट अवे ही क्वेश्चन आता है। देखो जो एग्रीकल्चर है ना, वो बहुत प्रेडिक्टेबल है। ट्रस्ट मी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर में मैं 90% क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकता हूं। आप भी अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप देख पाएंगे, यू विल ऑल्सो बी इन ए पोजीशन जहां आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि एग्रीकल्चर के कौन से टॉपिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन कहां पे होगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो इसी साल ही आ गया था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है ये एग्रीकल्चर फिनिश हुआ। फिर आया इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, अच्छा हुआ खराब हुआ, एमएसएमई पे क्या इंपैक्ट हुआ, एमएनसीज पे क्या इंपैक्ट हुआ है, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपने पढ़ा होगा 1956 की पॉलिसी आई थी, 77 में आई थी, 1991 में आई थी, कौन कौन सी ये मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और उसका इंपैक्ट इंडिया में क्या हुआ। अभी एक पुराने आरबीआई गवर्नर ने बोला था कि इंडिया इज अगेन मूविंग टुवर्ड्स हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो जो 1970s एंड 80s में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, उसका रीजन भी बताते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी हमारी 1956 में, यहां सारा काम गवर्नमेंट करता था, दैट वाज द रीजन फॉर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है,
डू यू थिंक इंडिया इज पासिंग थ्रू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और नॉट? फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर है, पोर्ट है, रेलवे है, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। इस बार क्वेश्चन आ गया था रेलवेज पे। रेलवे के चैलेंजेस क्या हैं, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और लास्ट हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब गवर्नमेंट पैसा लगाए, प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाए, मिल के पैसा लगाए। उसको टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो उसको कहते हैं बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बीओटी टोल, बीओटी एन्युटी, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, ईपीसी बोलते हैं, स्विस चैलेंज मॉडल बोलते हैं। तो ये बहुत सारे टीओटी मॉडल बोलते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं पीपीपी के लिए। तो ये हमारे 10 कंपोनेंट्स हो गए। वापस से याद करा रहा हूं आपको। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी, उसमें इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इशू है, फिर डेवलपमेंट का क्या है, ग्रोथ का क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, सेकंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, थर्ड इंडियन बजटिंग है। ये खत्म हो गया हमारा जनरल। 4 आएंगे हमारे एग्रीकल्चर के। लैंड रिफॉर्म्स देख लिया, लैंड रिफॉर्म्स के बाद क्रॉपिंग पैटर्न देख लिया, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी जो देते हैं वो देख लिया, और सब उठा के फार्म में लेके जाना है तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लिया। उसके बाद 3 पॉइंट्स बचे हमारे। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी क्या है, जो हम 1991 में हमने लिबरलाइज किया था। एमएसएमई पे क्या इंपैक्ट आया, और 1991 के बाद एमएनसीज पे क्या इंपैक्ट आया, स्किल्ड लेबर पे क्या इंपैक्ट आया, लेबर की शिफ्टिंग फ्रॉम वन एरिया टू सेकंड एरिया में क्या इंपैक्ट आया, कितने आइटम हम एक्सपोर्ट कर पाए, कितना इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन पाया, ये सब इसमें आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और इन्वेस्टमेंट मॉडल। मेरा फेवरेट है इकोनॉमिक्स, तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया। नेक्स्ट एज आई टोल्ड यू रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है उन्होंने, 3 पार्ट में, सॉरी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपल है, अपने को टेक्निकल नॉलेज में नहीं जाना है। जो भी हम साइंस एंड टेक में डेवलप कर रहे हैं उसको मैं डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करूंगा। आपने वैक्सीन बनाया तो वैक्सीन को यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको ये नहीं आएगा वैक्सीन का कुछ टेक्निकल, नहीं, वैक्सीन का यूसेज इन इंडिया, कितनी लाइफ सेविंग की, कैसे वैक्सीन ने इंडिया का फॉरेन रिलेशंस बढ़ाया, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन द एवरीडे लाइफ। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, क्या अचीव किया है हमने इतने सालों तक। सो अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इन जनरल अवेयरनेस, कि जनरल अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन जो है वो कैसे पढ़ेंगे, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाकी कंपोनेंट्स क्या हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, वो सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आता है, या सॉरी, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 है और 16 है। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंट, 3 क्वेश्चन आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ये दोनों का वेटेज कभी भी बढ़ सकता है। मतलब अगर ये दोनों मिला के आप 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ यूपीएससी विल आस्क 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। साइंस एंड टेक और इको के एक क्वेश्चन कम करेगा और इस क्वेश्चन को बढ़ा सकता है वो कभी भी। देखिए सिलेबस फिक्स्ड है, बट किस सिलेबस के किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछने हैं ये फिक्स नहीं है। टोटल क्वेश्चन फिक्स है बस 20। कभी भी यूपीएससी इकोनॉमिक्स में 8 क्वेश्चंस की जगह 10 कर सकता है, 8 क्वेश्चंस की जगह 6 कर सकता है। मेरा जो इंट्यूशन कह रहा है, जो एक्सपीरियंस कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एनवायरमेंट टू डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कभी भी बढ़ सकते हैं। 5 से ये 6 हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 17, और डिजास्टर मैनेजमेंट में 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 18। अब एनवायरमेंट में तो क्या ही है, सब कुछ जो पढ़ना है प्री और मेंस में काफी ओवरलैपिंग है। सो प्री काफी अच्छे से पढ़िएगा ताकि यहाँ पे आप यूज कर पाए। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ करंट अफेयर से आते हैं कि ब्रेप क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, कोई नया एक्ट आ गया उसके रिगार्डिंग, ये सारे एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हैं। और डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, नया साइकिल आया, नया पॉलिसी आया, प्रोविजन आया, कोई साइक्लोन आ गया उससे रिलेटेड, कोस्टल इरोजन आ गया, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेसिक पढ़ के ही चलना है। सो पिछले 5 साल 7 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, आप बस एक रीडिंग लगा लो उनकी, कुछ याद बात नहीं करना अपने को, रीडिंग लगा लो, सो दैट यू आर अवेयर कि अच्छा ठीक है कौन कौन से सिलेबस से किस किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। देखिए 2024 में बहुत टाइम है नहीं, अगर हमें ये लग रहा है कि 2024 तो अगले साल है हम पढ़ लेंगे, नहीं। जितने भी बच्चे मैंने मेंटर किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, बीएट इस साल का मृदुल शिवहरे, जो भी बच्चे हैं वो सब कम से कम 1.5-2 साल पढ़े हैं। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन भी है तो हमारे पास 1.5-2 साल है नहीं।
सो आपको पढ़ना अभी से पड़ेगा और स्टार्ट मेरे हिसाब से सिलेबस को याद करना जो हम कर चुके हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक रीडिंग बस, ताकि आपको ये पता हो कि एनवायरनमेंट में किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉवर्टी के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं उसने, इंक्लूसिव ग्रोथ इतना रेलेवेंट क्यों है। नेक्स्ट लास्ट अपन आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे। इंटरनल सिक्योरिटी में 5 तरीके के क्वेश्चंस पूछता है वो। सबसे पहले पूछता है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि अगर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी उस डेवलपमेंट का पार्ट नहीं हो पाएगा, वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे। अब वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, एलडब्ल्यू एरिया में हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। सो लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब हम बोलते हैं ना कि जो हमारा से है कि पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही टेररिज्म में हेल्प कर रही है। आपने अभी आजकल ये डिस्कशन सुना होगा कि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है, सो चाइना उसे बेल आउट किया, $700 मिलियन उसको दे दिए। तो यूएसए ने इंडिया को फोन किया कि यार आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो, नेबरिंग कंट्री है, इंस्टेबिलिटी जनरेट हो रहा है, बिकॉज हमने श्रीलंका को तो पैसा दिया, पाकिस्तान को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज देयर आर चांसेस कि जो हमसे पैसा लेगा वो उसी पैसे से यूज करेगा हमारे अगेंस्ट टेररिज्म को। सो ये डिफरेंशिएशन है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। थर्ड आता है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। टेक्नोलॉजी का यूसेज, वेरियस फोर्सेस जो हमने यूज कर रखी हैं, फिर लिंकेजेस ऑफ क्राइम विद द टेररिज्म, एंड लास्ट आता है जो नया नया चीजें चल रही हैं, बस सोशल मीडिया बेस्ड, आईटी बेस्ड, कम्युनिकेशन बेस्ड, इन सब से क्या चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी को। कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। और लास्ट में आता है बॉर्डर्स, जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं एंड देयर मैंडेट। तो 5 पार्ट हो गए इसके। सबसे पहला पार्ट था लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। दूसरा है रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स on in creating challenges in India's internal security. थर्ड है बॉर्डर एरियाज को थोड़ा डेवलप कर लें। लास्ट है नई नई चीजें, मीडिया, सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा एंड ऑल, उसका इंपैक्ट या चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या पड़ रहा है। और लास्ट हो गया वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं हमारी, उनका क्या मैंडेट है, क्या प्रेरोगेटिव है, क्या रोल है। सो ये आई थिंक ब्रॉडली मैंने फिनिश करा दिया आपका जो सिलेबस था। एक बार फिर भी वापस से याद करा देता हूं। इकोनॉमिक्स वाला है, 10 सेक्शंस हैं इसके। इंडियन इकोनॉमी, क्या प्लानिंग करनी है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है। सेकंड, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, उसके इश्यूज क्या है। थर्ड, बजटिंग क्या है। इसको खत्म करते ही हम एग्रीकल्चर में आते हैं। 4 पार्ट्स हैं। लैंड रिफॉर्म्स क्या है, फिर लैंड रिफॉर्म्स के बाद क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम फार्म सब्सिडीज देते हैं, और जो प्रोड्यूस किया उसको हम फार्म में लेके जाएंगे, दैट इज फूड प्रोसेसिंग। ये पार्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट 3 पार्ट हैं, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। एमएसएमईज पे क्या इंपैक्ट हुआ और बिग एमएनसीज पे क्या इंपैक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमें एनर्जी सेक्टर पढ़ना है, उसमें हमें रेलवेज पढ़ना है, पोर्ट पढ़ना है, उड़ान पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। लास्ट वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल। फिर हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी हमने कुछ किया है, इंपैक्ट अपॉन आवर एवरीडे लाइफ। सेकंड, अब तक का अचीवमेंट क्या है, और थर्ड, अवेयरनेस इन डिफरेंट फील्ड्स, एआई, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस एटसेट्रा एंड ऑल। डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट में जो आप पढ़ो वो सब पढ़ना है अपने को, सिलेबस में भले ही कुछ भी लिखा हो। और लास्ट आता है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, उसके 5 पार्ट हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट से एक्सट्रीमिज्म का जो गैप हो रहा है वो पढ़ना है आपको। सेकंड, आपको रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है। थर्ड, आपको सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज पढ़ना है। फोर्थ, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे इंटरनल सिक्योरिटी को क्या क्या इशू है, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सेट्रा। और लास्ट है हमारी जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है उसका क्या मैंडेट है और क्या चैलेंजेस है। थोड़े हैवी वीडियोस हैं ये, बिकॉज आपको क्रैम करना पड़ेगा इसमें। सिलेबस जब तक आप क्रैम नहीं करोगे, आपके आंसर राइटिंग के पॉइंट्स में डायमेंशन नहीं आएंगे। और अगर आप सिर्फ 1 साइडेड आंसर लिख के आओगे, सो यू कैन नेवर फेच मोर देन 100 मार्क्स इन एनी ऑफ द जीएस पेपर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जीएस पेपर 4 का सिलेबस याद कराएंगे जो पार्ट ए में आता है। थैंक्स।